तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत आज मैं आपको नेपाल के संविधान की विशेषताओं के बारे में बताने जा रही हूँ। संविधान को पढ़ने से पूर्व किसी भी देश की सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एक ऐतिहासिक संदर्भ को जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों कि जो संविधान आज हमें जिस रूप में वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है, उसकी जड़ें अतीत में छुपी होती है कि किस दौर से गुजरकर यह संविधान वर्तमान स्वरूप में आया है। अतः इस संदर्भ में आज मैं नेपाल के संविधान को बताने से पूर्व नेपाल की राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि को बताना चाह रही हूँ। इस संदर्भ में आपको बता रही हूँ कि नेपाल की जो राजनीतिक व्यवस्था है वह भी अनेक बार अनेक प्रणालियों में परिवर्तित हुई है, अनेक दौर से गुजरी है और उस राजनीतिक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप ये वर्तमान में नेपाल का संविधान बना है। नेपाल संसार के विकासशील देशों में से एक है। सितंबर 2015 तक नेपाल पूरे संसार में एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। यहाँ भिन्न भिन्न धर्म और जाति को मानने वाले लोग निवास करते हैं। लगभग 90% हिंदू और 5.3% बौद्ध है। अधिसंख्यक अभी भी अशिक्षित है। 1987 में 33% जनसंख्या ही शिक्षित थी। 59% के लगभग लोग नेपाली भाषा बोलते हैं। मैथिली, भोजपुरी, थारू, तमंग और नेवारी बोलने वाले क्रमशः 11.1, 7.6, 3.6, 3.5 और 3% है। यह मूल रूप से कृषि प्रधान देश है। काम करने योग्य कुल व्यक्तियों का 90% से भी अधिक कृषि के क्षेत्र में जुटे हैं। निर्यातक वस्तुओं में 75% कृषि सामग्री है। प्रशासनिक दृष्टि से देश के कुल 7 राज्यों, 5 क्षेत्रों, 14 अंचल और 75 जिलों में विभाजित है। जिले को पुनः छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें पंचायत कहा जाता है। प्रशासनिक दृष्टि के अलावा इसे पर्वत और तराई क्षेत्रों में भी विभाजित किया गया है। सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल एशिया और अफ्रीका के गुने चुने देशों में से एक है जो प्रत्यक्ष पश्चिमी साम्राज्यवादी शासन से बचा है। इसी कारण अभी तक इस पर पश्चिमी राजनीति और प्रशासन का प्रभाव अधिक नहीं पड़ा है। नेपाल का सामाजिक वातावरण इस प्रकार रहा है कि नेपाल में रहने वालों का एक वर्ग तो थारू नाम से संबोधित किया जाता है, जो नेपाल के मूल निवासी हैं। दूसरा वर्ग मधेसी कहलाता है, जो हिंदी भाषी है। इन लोगों के बिहार तथा यूपी के लोगों से रोटी और बेटी के संबंध है। मधेसी भारतीय मूल के माने जाते हैं। तीसरा वर्ग दलित और चौथा वर्ग जनजातीय लोगों का है। पांचवा वर्ग ब्राह्मण और छठा वर्ग राजपूत या क्षत्रियों का है। ब्राह्मण और क्षत्रिय नेपाल की उच्च जाति के लोग माने जाते हैं। अभी तक नेपाल में सत्ता इन कथित उच्च जातियों के लोगों के हाथ में रही है। शासक और लोक सेवाओं में इन्हीं उच्च वर्गों का वर्चस्व रहा है। इसी संदर्भ में भारत और नेपाल के संबंधों की चर्चा करना भी आवश्यक है। नेपाल भारत का निकट का पड़ोसी है। दोनों के मध्य शताब्दियों से भौगोलिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। सांस्कृतिक समानताओं का ही परिणाम है कि दोनों देशों के बहुत से नागरिकों में, खास तौर से नेपाल की सीमा से सटे भारतीय राज्य उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार या यूपी के लोगों से नेपाल के लोगों के साथ पारिवारिक रिश्ते हैं। भारत नेपाल संबंधों में 1700 किलोमीटर की
खुली सीमा का बहुत ही अहम स्थान माना जाता है। वर्षों से बहुत बड़ी तादाद में नेपाली भारत आकर रोजगार पाते हैं। इस तरह का सीमा प्रबंधन शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है। दोनों पड़ोसी देशों के नागरिक बहुत लंबे काल से बिना किसी पाबंदी के एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं। आने जाने वालों को पासपोर्ट वीजा की कोई आवश्यकता नहीं है। शायद इसके लिए उनके पास आई कार्ड होना ही काफी है। अनेक भारतीय नागरिक नेपाल में अपना व्यापार करते हैं। नेपाल के संविधान और प्रशासनिक व्यवस्था पर भारत की छाप देखने को मिलती है। नेपाल के नामकरण के संदर्भ में भी यह माना जाता है कि पौराणिक कथा के अनुसार इसे एक भारतीय मुनि द्वारा बनाया गया, जिसका नाम था ने मुनि। शासन करने हेतु अपने साथ गुप्त वंश के राजकुमार को भी ले गए। उस मुनि को इतना आदर और सम्मान मिला कि उनके द्वारा बसाए गए क्षेत्र को उन्हीं का नाम दे दिया गया। नेपाल से अभिप्राय ने द्वारा पाला गया, ने द्वारा बसाया गया, ने द्वारा संचालित किया गया, अर्थात ने के द्वारा बसाया गया, ने के द्वारा पाले गए को नेपाल नाम दिया गया। नेपाल की राजनीतिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं तो नेपाल एक प्राचीन देश माना जाता है। यह राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणालियों के अनेक प्रयोगों और परिवर्तनों के दौर से गुजरा है। नेपाल के वर्तमान राजनीतिक प्रशासनिक इतिहास का प्रारंभ सन 1768 से 68-69 से माना जाता है, जबकि पृथ्वी नारायण शाह ने इस क्षेत्र का एकीकरण किया। शाह वंश का राज्य 1768 से 1846 तक माना जाता है। प्रारंभ में नेपाल छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें 22 और 24 राज्य कहा जाता था। काठमांडू का घाटी एक पृथक राज्य था, जहां मल्ल राज्य का शासन था। पृथ्वी नारायण शाह ने एक के बाद एक इन छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। इसके पश्चात काठमांडू पर अपना आधिपत्य स्थापित करके 1768-69 में नेपाल राज्य की स्थापना की। इस प्रकार नेपाल में शाह वंश की स्थापना हुई। पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल में केंद्रीकृत एवं निरंकुश शासन व्यवस्था की स्थापना की। राणा शासन अर्थात 1846 से 1951 तक राणा शासन माना जाता है। पृथ्वी नारायण शाह के पश्चात नेपाल में कमजोर शासक सत्ता में आए और शाह वंशजों में अनेक गुटों का निर्माण हो गया। विभिन्न गुटों के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष होने लगा। इस स्थिति का लाभ उठाकर कुंवर जंग बहादुर ने 1846 में राजा से समस्त शासन शक्तियां छीनकर राणा शासन की व्यवस्था की। इस प्रकार नेपाल में राजा के स्थान पर राणा प्रधानमंत्री सर्व सत्ताधारी बन बैठा। राणा शासन व्यवस्था भी शाह शासन व्यवस्था की भांति केंद्रीकृत और निरंकुश थी। इसमें अंतर मात्र यह था कि राणाओं ने शासन में उच्चतर पदों पर राजा के समर्थक और हितैषी लोगों को अपदस्थ करके स्वयं के हितैषी और समर्थकों को नियुक्त किया। आगे चलकर राणा के निरंकुश शासन का भी विरोध हुआ। इस संदर्भ में कहा जाता है कि भारत में निवास कर रहे नेपाल के लोगों ने पहल की थी। नेपालियों द्वारा भारत में राजनीतिक संगठन बनाकर राणा शासन का विरोध किया जाने लगा। यह विरोध तीव्र से तीव्रतम होता गया। अंततः उन्हें अपने लक्ष्य में सफलता मिली। जनता द्वारा क्रांति के फलस्वरूप 1951 के प्रारंभ में राणा के अल्पतंत्र का पतन हुआ। भारत सरकार के बीच बचाव के फलस्वरूप राणा विरुद्ध क्रांति का फरवरी 1951 में अंत हुआ। दिल्ली सेटलमेंट के माध्यम से नेपाल के राजा, राणा शासकों और नेपाली कांग्रेस के नेताओं के मध्य निम्न 3 संवैधानिक परिवर्तन की शर्तें रखी गई।
पहली शर्त थी कि संविधान का निर्माण करने के लिए एक पूर्ण रूपे निर्वाचित विधानसभा होगी। दूसरी शर्त, ऐसी संविधान सभा का चुनाव होने तक एक अंतरिम सरकार को खड़ा करना जिसमें राणा तथा लोकप्रिय मंत्री दोनों शामिल हो तथा राणा उसका प्रधानमंत्री हो। तीसरी शर्त है, राज्य के हित में राजा त्रिभुवन को राज्य के रूप में बना रहना चाहिए। इस प्रकार राजा त्रिभुवन का शासनकाल 1951 से 1959 तक का रहा। लेकिन राजा त्रिभुवन ने 18 फरवरी 1951 में एक ऐतिहासिक प्रतिज्ञा की कि जनता द्वारा निर्वाचित एक संविधान सभा द्वारा ही निर्मित एक प्रजातांत्रिक संविधान से नेपाल का शासन होगा और जनता शासित होगी। नेपाल का प्रशासन 1951 से 1959 तक राजा त्रिभुवन सिंह द्वारा घोषित संविधान के अनुसार चलाया गया। इस दौरान अनेक राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवर्तन किए गए। प्रशासन के प्रजातांत्रिक स्वरूप का विकास, मंत्रिमंडल का निर्माण और अन्य अनेक प्रयोगों का दौर चला। इस बीच एक केंद्रीय सचिवालय की स्थापना की गई। मंत्रालयों और विभागों का विकास हुआ। सरकार का पहला बजट तैयार हुआ। नेपाल की केंद्रीय सरकार ने O&M तथा लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की। सैन्य और पुलिस प्रशासन को आधुनिक बनाया गया। सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिषद योजना आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, जनगणना आयोग, विधि आयोग आदि स्थापित किए। इस प्रकार 1959 का नया संविधान और उसके बाद 12 फरवरी 1959 को राजा महेंद्र द्वारा एक नए संविधान की घोषणा की गई। इसके साथ ही एक नए युग का सूत्रपात हुआ। फरवरी मार्च 1959 में नए संविधान के तहत देश में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए। 27 मई 1959 को बीपी कोइराला के नेतृत्व में राजनीतिक एवं प्रशासनिक सुधार किए गए। प्रजातांत्रिक सरकार का स्वर्णिम युग बहुत ही अल्पजीवी रह पाया। संसद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कोइराला सरकार को अपदस्थ कर संपूर्ण सत्ता राजा महेंद्र ने दिसंबर 1960 में अपने हाथ में ले ली। इसे शाही विजय के नाम से संबोधित किया जाता है। राजा महेंद्र ने समस्त प्रमुख राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, समस्त राजनीतिक दलों को निषिद्ध कर दिया और राजनीतिक गतिविधियों को प्राप्त संरक्षण समाप्त कर दिया गया। चंद लोगों द्वारा इस शाही विजय का विरोध जहां तहां किया गया, लेकिन उसे दमन पूर्वक कुशलता से दफन कर दिया गया। प्रमुख नेताओं ने अपना आंदोलन नेपाल के बाहर से जारी रखा। इसी के साथ प्रशासनिक दृष्टि से विध्वंसक युग का प्रारंभ हुआ। राजा महेंद्र ने एक निरंकुश शासक की भांति व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। 1962 और 1990 में राजा महेंद्र ने पंचायत व्यवस्था पर आधारित नई राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की, जो 1990 से 91 तक जारी रही। जनवरी 1972 में राजा महेंद्र की मृत्यु के पश्चात राजकुमार वीरेंद्र नेपाल के शासक बने। राजा वीरेंद्र ने सत्ता संभालने के बाद यह घोषणा की कि बदलते हुए समय की बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज्य संस्थाओं में उत्तरोत्तर सुधार किए जाएंगे। लेकिन आगे चलकर यह आश्वासन झूठा साबित हुआ। राजकुमार वीरेंद्र ने व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपने भाषणों आदि में यह स्पष्ट संकेत दिया कि नेपाल में पंचायत व्यवस्था अत्यंत आवश्यक सिद्ध हुई है और वे दल विहीन पंचायत व्यवस्था को नेपाल की प्रथम आवश्यकता मानते हैं। सुधारवादियों ने दबाव के फलस्वरूप 9 फरवरी 1975 को राजा वीरेंद्र ने
एक 7 सदस्यीय संविधान सुधार आयोग का गठन किया। आयोग ने दल विहीन पंचायत व्यवस्था के संदर्भ में विचार प्रस्तुत किए, जिसके लिए मई 1980 में जनमत संग्रह किया गया। इस जनमत संग्रह में जनता द्वारा दल विहीन पंचायत व्यवस्था के पक्ष में अधिक मत आए। यह राजा वीरेंद्र की विजय थी। 1980 में ही राष्ट्रीय पंचायत हेतु आम चुनाव कराए गए, लेकिन राजनीतिक दलों ने इन चुनावों का बहिष्कार किया। इस प्रकार 1980 के राष्ट्रीय पंचायत चुनाव के पश्चात सूर्य प्रकाश थापा प्रधानमंत्री बने। जुलाई 1983 में उन्हें हटाकर लोकेंद्र चंद्र बहादुर को प्रधानमंत्री बनाया गया। 21 मार्च 1986 को लोकेंद्र चंद्र ने मई 1986 में निष्पक्ष चुनाव का मार्ग प्रशस्त करते हुए त्याग पत्र दे दिया। लोकेंद्र के त्याग पत्र देने के पश्चात नगेंद्र प्रसाद रिजाल के नेतृत्व में नई सरकार गठित की गई, जो 3 माह तक चली। 1986 के चुनाव के पश्चात मारीचमान श्रेष्ठ को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। अब 1990 से संसदात्मक शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई, अर्थात नेपाल में विद्यमान राजतंत्र के खिलाफ आंदोलन जारी रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक दल ने संगठित मार्क्सवादी लेनिनवादी दलों के साथ मिलकर जनतंत्र की स्थापना के लिए राजतंत्र के खिलाफ जंग लड़ी। इस जंग को 1989-90 में तीव्र गति प्रदान की और आंदोलनकारियों को इसमें 1990 में सफलता प्राप्त हुई। राजा वीरेंद्र और आंदोलनकारियों में एक समझौता हुआ, जिसके तहत 1 वर्ष तक तदर्थ सरकार ने कार्य किया। 1991 में प्रथम संसदीय चुनाव कराए गए, जिसमें नेपाली कांग्रेस ने को अभूतपूर्व सफलता मिली। वर्तमान संविधान के अधीन यह प्रथम प्रजातांत्रिक सरकार थी। नेशनल कांग्रेस के अंतर्कलह के कारण यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और नवंबर 1994 में मध्यावधि चुनाव कराने पड़े, जिसमें किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। 1994 के आम चुनाव के साम्यवादी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आए, जिसने 205 में से 88 स्थान प्राप्त किए। सोवियत साम्यवादी व्यवस्था के पतन के बाद दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए पहली साम्यवादी सरकार राजशाही नेपाल में बनी। दुनिया में इस तरह का ये पहला अनुभव है, जिसे अनोखा एवं ऐतिहासिक माना जाता है। नेपाली साम्यवादी दल के नेता मनमोहन अधिकारी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इससे सदन में पहला झटका 17 दिसंबर 1994 में लगा, जब इसके द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति सदन का अध्यक्ष नहीं चुना जा सका। 1996 से 215 तक की में नेपाल की स्थिति सबसे बड़ी एक त्रासदी यह है कि वहाँ बहुत ही लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान है। नेपाल में विगत 16-17 वर्षों में 22-23 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कुछ लोगों का मत है कि काफी कुछ सही भी है कि नेपाल में बनी निरंतर अस्थिरता ही सिर्फ एक स्थिरता है। राजनीतिक अस्थिरता नेपाल के लिए कोई नई बात नहीं है। वर्तमान संविधान से पूर्व नेपाल में एक के बाद एक करके कुल 6 संविधान बने, जिनमें से पहला 1948 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में, चौथा 1962 में, पांचवा 1990 में और छठा 2006 में बना। नेपाल में वर्ष 1948 के प्रथम अंतरिम संविधान से लेकर छठे संविधान तक सभी उच्च कही जाने वाली जातियों के प्रतिनिधित्व की रक्षा करने वाले साबित हुए। गणतंत्रात्मक शासन की मांग
बलवती होने पर राजा स्वयं ही एक समिति गठित कर देता था। यह समिति ही नया संविधान बना देती थी, जिसके अंतर्गत राजा में आपदा की शक्तियां समाहित करते थे और राजा फिर से शक्तिशाली हो जाता था। 1996 से 2006 तक माओ संघर्ष चला, जिसकी प्रबल मांग थी कि राजतंत्र को समाप्त करके पूर्णतः गणतंत्र की स्थापना की जाए। 2007 और 8 में अंतरिम संविधान लागू रहा और शासन की बागडोर अंतरिम सरकार के पास रही। अप्रैल 2008 में नेपाल में प्रथम संविधान सभा का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें कुल 601 सदस्य निर्वाचित हुए। इस चुनाव में माओवादियों को 38.2%, नेपाली कांग्रेस को 19.1 और सीपीएम यूएमएल को 18.1 तथा मधेसी जन संघर्ष मोर्चा को 8.8% सीटें मिली। लेकिन प्रथम संविधान सभा मई 1911 की अंतिम सीमा तक संविधान निर्माण में विफल रही। इसकी समय सीमा 1 साल बढ़ाई गई, किंतु यह सभा इस अवधि में भी संविधान निर्माण में असफल रही और परिणाम स्वरूप इसे 28 मई 2012 को भंग कर दिया गया। लंबे गतिरोध के पश्चात नेपाल में द्वितीय संविधान सभा का चुनाव नवंबर 2013 में कराया गया, जिसमें नेपाली कांग्रेस को सर्वाधिक सीटें मिली। इसे 1 वर्ष में नवीन संविधान बनाने का दायित्व सौंपा गया। नेपाल का वर्तमान संविधान इस द्वितीय संविधान सभा ने ही बनाया है, जिसे 7वां संविधान कहा जाता है। इसने 2006 के तदर्थ संविधान का स्थान लिया है। नवीन राज्यों के गठन, न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था आदि पर मतभेदों के कारण द्वितीय संविधान सभा को थोड़ा समय लगा, लेकिन इसने संविधान बना लिया। नेपाल के द्वितीय संविधान सभा के कुल 601 सदस्यों में से 507 सदस्यों ने इस संविधान के समर्थन में वोट दिया, 25 ने विरोध में मत प्रकट किया और 60 सदस्यों ने इसका बहिष्कार किया। एक प्रकार से 90% सदस्यों के समर्थन से यह संविधान प्रभावी हुआ है। नेपाल की नवीन संविधान बनने की खुशी में सरकार ने सोमवार 21 सितंबर 2015 को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया था। इस प्रकार नवीन संविधान पर भी विवाद हुआ, अर्थात नेपाल में नवीन संविधान लागू होने के साथ ही विवाद प्रारंभ हुआ। अनेक मानवाधिकार कार्यकर्ता और तराई के इलाकों के निर्जाति समूह की शिकायत है कि नया संविधान लिंग के आधार पर भेदभाव करता है। इस संविधान में पुरुषों की तुलना में महिलाओं द्वारा अपनी संतान को नागरिकता हस्तांतरण को कठिन बना दिया गया है। मधेसी और नेपाल के मूल निवासियों की शिकायत है कि संविधान सीमांत समुदाय के हित में न होकर यथास्थिति होने के कारण सत्ताधारी समूह के हित का पोषक है। संविधान में प्रस्तावित राज्यों के सीमांकन का विरोध भी किया जा रहा है। मधेसियों और थारू समुदायों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होगा और पहले से चला आ रहा सत्ताधारी वर्ग का नवीन व्यवस्था में कब्जा रहेगा। मधेसियों की बढ़ती हुई तादाद से भयभीत होकर नागरिकता के नियम में कठोर बना दिए गए हैं। भारतीय मूल लोगों के लिए अब नेपाल की नागरिकता पर प्राय रोक लगा दी गई है। मधेसियों को यह शिकायत है कि जो मूल संविधान बना था वह पृथक था और अंत में पास किया गया वह भिन्न है। नेपाल में नवगठित 7 राज्यों का सीमांकन इस प्रकार हुआ कि तराई क्षेत्र के थारू और मधेसी इन नवीन राज्यों में गठित निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकते। नवीन संविधान पर होने वाले विवाद की मूल जड़ यही रही है। इस प्रकार हम इस प्रथम भाग में नेपाल के संपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक परिवेश के बारे में बताया, ताकि
जो राजनीतिक अस्थिरता रही, राजतंत्र, प्रजातंत्र, राजतंत्र, गणतंत्र के मध्य जो उथल पुथल चलती रही और जिसके परिणाम स्वरूप ये जो संविधान का निर्माण हुआ, जिसे कि 2015 में का माना जाता है, उसका एक हमने संदर्भ और परिवेश समझा है। इसके भाग 2 में नेपाल के संविधान की विशेषताओं पर चर्चा की जाएगी।